हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स के कंप्लीट नोट्स को। तो अगर आप इस चैप्टर को पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको यह चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और एग्जामिनेशन में आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 आपका है पीपल एज रिसोर्स और सबसे पहला टॉपिक आपके बुक में दिया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसों का काम हो, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी जिसमें अगर पैसों का लेन देन हो रहा है तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे कि किसी तरह का प्रोड्यूसिंग गुड्स हो रहा है, कहीं पे सामान बन रहा है, जैसे कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो दोनों काम में भी पैसों का लेन देन हो रहा है और यही आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। किसी भी देश का डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितना ज़्यादा होगा किसी देश में, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा होगा और जब ये दोनों ज़्यादा होगा तो उस देश का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा और वहाँ का जो डेवलपमेंट आप कहेंगे तो वो देश धीरे धीरे डेवलप करेगा और भी बहुत अच्छा डेवलप करेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको यही कहलाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टोटल 3 क्राइटेरिया में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा आपका टर्शियरी सेक्टर। तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। एक ऐसा सेक्टर जो कि नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। एक ऐसा सेक्टर जो सबसे बेसिक लेवल पर काम करता है और समझ लीजिए ये आपका नेचर से रिलेटेड है। ये आप ट्रिक से आप इसको समझ सकते हैं कि नेचर से रिलेटेड है। जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप नेचर से कोई सामान निकाल रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री, इसमें भी क्या हो रहा है, आप नेचर से कोई सामान ले रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री, इसमें भी आपका नेचर से रिलेटेड है। फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, ये सारा चीज़ नेचर से रिलेटेड है। इसमें आपका काम कम है, ठीक है। इसमें आपका काम कम है, सारा आपका नेचर से आप कुछ निकाल रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। तो ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, अब सेकेंडरी सेक्टर मतलब इनमें से जो सामान लाए उसी सामान को अगर हम प्रोसेस कर देते हैं, उसी सामान को अगर हम प्रोडक्शन हाउस में ले जाकर उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ चेंजेस ला देते हैं, उसे ही हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। तो एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने वीट ग्रो किया, तो वीट ग्रो करना क्या हो गया, ये ग्रोइंग वीट आपका हो गया सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये आपका नेचर से रिलेटेड है। दूसरा बात, अगर आप इसी वीट को आप प्रोसेस करते हैं और इसी वीट को प्रोसेस करने के बाद अब आप इसको आटा बना लेते हैं, आप इसको अब आटा बना लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसको नेचर से निकलने के बाद आपको प्रोसेस करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा उसमें, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चर होता है। पहला सेक्टर हो गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा में हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टर्शियरी सेक्टर। इसे हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक है। याद रखिए कैसे सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वर्ल्ड लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में टर्शियरी आता है और सबसे ज़्यादा लोग टर्शियरी सेक्टर में हैं। टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आता है, इसमें देखिए कोई भी तरह का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का सामान का लेन देन नहीं होता है, यहाँ पर सामान होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका सर्विस देते हैं। सर्विस का मतलब क्या होता है, आप कोई काम करते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो ना तो मैंने आपको कुछ सामान दिया, ना आपने मेरे से कोई सामान लिया, लेकिन बस नॉलेज का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया। तो ये हो गया आपका टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में देखिए ट्रेड हुआ, सामान आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसमें आप ले जा रहे हैं, आपने सामान बनाया नहीं। ट्रांसपोर्ट भी वही काम है। कम्युनिकेशन, बैंकिंग में देखिए आपको बैंक वाले कुछ देते थोड़ी है, आप पैसा रखते हैं फिर पैसा निकालते हैं, तो वो बस आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टीचिंग हो गया, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, टूरिज़्म हो गया, सर्विस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीज़ों में आपको बेसिकली सामान का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ सर्विसेज मिल रही है, तो इसे कहेंगे सर्विस सेक्टर और यही आपका टर्शियरी सेक्टर होता है। तो तीनों सेक्टर को अच्छे से समझ लिए। पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नेचर से आप कोई सामान लेते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो जो नेचर से सामान लिए उसी को हम लोग क्या किए, प्रोसेस किए, उसी को हम लोग कुछ काम किए, उसको मैन्युफैक्चर किए।
तीसरा काम क्या हुआ, उस जब सामान को जब आप प्रोसेस किए, जब बना लिए, तो उस सामान को कहीं ले जाना होगा, किसी जगह ले जाना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट जब आपको करना होगा तो ये जो सेक्टर हो गया टर्शियरी सेक्टर, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं 2 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपके 2 तरह का पार्ट होते हैं, 2 तरह से होते हैं। पहला होता है मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस फॉर रिम्यूनरेशन। इसका मतलब होता है कि आपका जो मार्केट में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली मार्केट का हो गया। तो ये हो गया मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज़ जैसे कि मैं आपको अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, किसी टीचर और भी कोई पढ़ाता है, तो ये भी मार्केट एक्टिविटीज़ में हुआ, क्योंकि ये आपको कहीं बाहर जाकर के आपको लेना पड़ रहा है, और जो सर्विस दे रहा है वो भी अपने घर से निकल के आपको बाहर में सर्विस दे रहा है। तो ये आपका मार्केट एक्टिविटी हो गया। दूसरा होता है नॉन मार्केट। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या हो गया, एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया जाता है। नॉन मार्केट मतलब इसमें आमदनी नहीं होगा, इसमें पैसों का इनकम नहीं होगा, इसमें आपको सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर के आगे में अब अगर वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं, घर के आगे में अगर आप वेजिटेबल लगा रहे हैं, तो क्या आप उसे बेचेंगे, नहीं बेचते हैं, आप उसे अपने खाने के लिए लगा रहे हैं। तो ये आपका सेल्फ कंजम्पशन हो गया, या आपका मार्केट से कोई लेना देना नहीं हुआ, तो ये आपका हो गया नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट जिसमें आपको पैसे का लेन देन होता है, पैसे मिलता है, और नॉन मार्केट आप खुद के लिए करते हैं, ठीक है। वर्क परफॉर्म्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखिए यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो वर्क हो रहा है, तो देखिए वर्क कौन करेगा, या तो वुमेन करेगी या तो मेन करेगा, यही ना हो सकता है, वुमेन या मेन करेंगे, ठीक है। अब आप इसको कंट्रोवर्शियल तरीके से मत देखिएगा, बस इतना समझिए कि वीमेन और मेन वर्क करते हैं। तो जो वुमेन है वो आपका देखिए डोमेस्टिक काम ज़्यादा करती है, जैसे कुकिंग फूड हो गया, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स हो गया, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, बच्चों के देख रेख करना हो गया। और जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, वे फील्ड में जाते हैं काम करने। यहाँ पर देखिए मेन आर पेड फॉर देयर वर्क, ऑन द कॉन्ट्रारी वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन पे बस मत जाइएगा, जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस उसे समझिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखिए जो आदमी और औरत में होता है उसमें डिफरेंस किया है। मैक्सिमम औरत जो होती है, जो लेडीज़ होती है, वो आपका घरों में काम करती है, तो घरों में काम करती है इसलिए उनको पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उतना भागीदारी नहीं होता है। उसी तरह से अगर आप मैन की बात करें तो वो फील्ड में काम करते हैं और उनके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब उनको पैसे मिल रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में वे अपना योगदान कर रही है। जैसे कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, तो वो नेशनल इनकम में कुछ कंट्रीब्यूट किया, छोटा इनकम है चाहे बड़ा इनकम है, कंट्रीब्यूशन तो हो रहा है। लेकिन अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे आपको इनकम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो मेन का काम है वो बाहर जाके नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर से पैसे कमाते हैं, और वुमेन जो है वो घर में करती है। कॉन्ट्राडिक्शन के तौर पे नहीं देखिएगा इसको। बाकी आज के ज़माने में तो लड़कियां भी बाहर कमा रही है और बहुत अच्छा कमा रही है। तो बस ये आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश था कि जो घर में आप काम कर रहे हैं वो काम आपका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ना तो पैसे मिल रहे ना वो बस आप अपने काम को बस निपटा रहे हैं, तो उसमें पैसे नहीं मिल रहे, तो नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को क्वालिटी कैसे बढ़ाए, ठीक है। जैसे कि आज मैं 10th क्लास वाला को पढ़ा रहा हूँ, कल को अगर मैं 9th 10th को छोड़ करके ग्रेजुएशन को पढ़ाऊँगा, इंजीनियरिंग को पढ़ाऊँगा, तो क्या हुआ, पहले अपने आप को मेरी क्वालिटी बढ़ानी होगी, समझ रहे हैं। आज मैं जो इस लेवल पे हूँ तो 9th 10th को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अपनी क्वालिटी को और अच्छा बढ़ाऊँ, हो सकता है मैं इंजीनियरिंग को पढ़ाऊँ, तो इसके लिए आपको क्वालिटी बढ़ानी होगी। तो क्वालिटी किस किस तरह से बढ़ा रही है, तो देखिए किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर उसके लोगों की क्वालिटी अच्छी है उसी से होती है। तो क्वालिटी के लिए हमको क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले लिटरेसी, पढ़ा लिखा कितना है, उसके बाद देखिए आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो आप कुछ कर सकते हैं, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्किल कितना है आपके पास, ये सारे चीज़ अगर आपको रहेगा तो आप एक क्वालिटी आप में रहेगी, ठीक है। तो क्वालिटी के लिए सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन आपके पास जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सोसाइटी का ग्रोथ में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है।
जितना आपके अच्छा एजुकेशन रहेगा आप उतना कल्चरल रिचनेस कहलाइएगा आप। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस हो जाएगा, आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो एजुकेशन आपको ज़रूरी है। दूसरा क्या है, लिटरेसी बहुत ज़रूरी है ताकि अपना ड्यूटीज़ और अपना राइट्स को पहचान सके। उसके बाद एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। अगर पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा कमाएगा और जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद बात करते हैं कि जब क्वालिटी की, तो क्वालिटी में आपको हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देखे होंगे कि फ्री हॉस्पिटल्स और आगे चल करके और भी कुछ कुछ स्कीम्स लाया जा रहा है ताकि इसको और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ला सके। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपका नेशनल इनकम पे, नेशनल डेवलपमेंट पे आप उतना ध्यान दे सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्कीम निकालती है उस तरह से हेल्थ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और पिछले 5 सालों में देखा गया है कि जो हम लोगों का हेल्थ का कंडीशन है वो बढ़ते जा रहा है और अच्छा हो रहा है। पहले की तुलना में हेल्थ का कंडीशन इंडिया का और अच्छा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगार। देखिए, बेरोजगार सभी लोगों को नहीं आप कह सकते। बेरोजगार के लिए आपको बस एक टर्म समझिएगा, जो मैं अभी लाइन बोलूँगा बस आप उस टर्म को समझिएगा कि बेरोजगार आप किसे कहते हैं। बेरोजगार का मतलब होता है कि अगर आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है तब आप बेरोजगार कहलाइएगा। समझ में आया? अगर आप काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है तब आप बेरोजगार कहलाइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप काम करना ही नहीं चाहते हैं और आप बोलिएगा कि मैं बेरोजगार हूँ। नहीं, आप काम करना चाह रहे हैं, यू आर विलिंग टू वर्क बट यू आर नॉट गेटिंग वर्क। इसका मतलब यही हुआ कि आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है, तो आप उसमें बेरोजगार कहलाइएगा, अनएम्प्लॉयड कहलाइएगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट 2 तरह का होता है बेसिकली। जैसे एक सीजनल क्या होता है कि कुछ सीज़न आपको काम मिला, दूसरे सीज़न काम नहीं मिला। ये आपको बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। कुछ सीज़न में आपका काम अच्छा चलता है तो कुछ सीज़न आप बैठे रहते हैं, तो सीजनल समझ गए। कुछ सीज़न काम मिला, कुछ सीज़न नहीं मिला। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। डिसगाइज्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा बेरोजगार जो कि दुनिया के नज़र में एम्प्लॉयड है। बात को समझिएगा, एक ऐसा बेरोजगार जो कि दुनिया के नज़र में मतलब रोजगार वाला है लेकिन एक्चुअल में उसको रोजगार नहीं है। किस तरह से समझिएगा, तो देखिए आप मान के चलिए एक पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन है, वहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल बात करेंगे तो उस फील्ड में मात्र 3 लोगों की ज़रूरत थी। ठीक है, 3 लोगों की ज़रूरत थी। तो दुनिया के नज़र में क्या है कि इस फील्ड में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग। इसका मतलब 5 लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, 5 को इनकम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ज़रूरत कितना था, 3 का। तो 2 जो एक्स्ट्रा बचे वो क्या है, एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है, उनको बेरोजगार है। दुनिया के नज़र में वो दिख रहे हैं रोजगार वाले, लेकिन वे बेरोजगार हैं क्योंकि उन दोनों के रहने और नहीं रहने से कोई बेनिफिट नहीं है। प्रोडक्शन ना बढ़ रहा ना घट रहा है, तो भैया आप हट ही जाइए। तो दुनिया के नज़र में है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो इसका एग्जांपल आपको समझाया, जो एक फील्ड में 5 की ज़रूरत थी, मतलब 3 की ज़रूरत, लेकिन 5 लोग थे, तो जो 2 एक्स्ट्रा बचे तो वो डिसगाइज्ड में कहला है, छुपा हुआ। आप उनको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अर्बन एरियाज़ का अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखिए अर्बन एरिया में जनरली लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो वे लोग अर्बन एरिया के अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ बताए कि एजुकेटेड पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क। याद रखिएगा, विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं लेकिन अनेबल टू फाइंड द वर्क। तो इसीलिए आपको जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार क्या है, तो ये मत बोलिएगा बस उसको काम नहीं मिल रहा है। आप ये बोलिएगा कि उनको काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क, मगर काम नहीं मिल रहा है। ये सबसे अच्छा डेफिनेशन होगा अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट अब कुछ आपको छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको बस समझ लेना है, एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जैसे बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मतलब बच्चा, शिशु, तो बच्चे का मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर आपको पढ़ना है कि तो ये क्या होता है, ये होता है एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से कितने बच्चे 1 साल पूरा होने से पहले उनकी डेथ हो गई।
वही होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर ईयर में, किसी एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चों पे उसका रेशियो निकालेंगे, हर 1000 बच्चों में कितने बच्चे ऐसे थे जो एक साल पूरा होने से पहले मतलब वे डेथ हो गया, तो वही होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये आपको याद रखना है। बर्थ रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये देखा जाता है कि एक किसी ईयर में 1000 लोगों में कितने बच्चों ने जन्म लिया। किसी एक जगह पर अगर मान के चलिए 10,000 लोग रहते हैं और उनमें से अगर 10 लोग बच्चे जन्म लिए तो 10/10,000 हो गया कि 10,000 लोगों में कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो अगर आपको इसको 1000 में निकालिएगा तो इसको क्रॉस करिए, तो 1000 बच्चों में टोटल एक आदमी ने जन्म लिया, एक बच्चे ने जन्म लिया, तो ये हो गया। डेथ रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे कि 1000 लोगों में से कितने लोग की डेथ हो गई। किसी गांव में चेक करेंगे, आपके गांव में टोटल 1000 लोग रहते हैं, उनमें से कितने लोगों का डेथ हुआ, वही हो गया आपका डेथ रेट। उसके बाद आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए याद रखिएगा, नेशनल मतलब इंडिया के, तो यहाँ पर आपको वैल्यू बताना होता है। वैल्यू मतलब उसका जो अमाउंट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। याद रखिएगा, फाइनल गुड मतलब कि जैसे कि आप बिस्किट बना रहे हैं तो आटा होता है, व्हीट होता है, तो ये सबको नहीं देखिए। जो फाइनल बिस्किट बन करके तैयार हुआ है तो उस बिस्किट का जो फाइनल जो प्राइस हुआ है, ठीक है, उसका फाइनल वैल्यू या सर्विसेज का फाइनल वैल्यू पर्टिकुलर ईयर में रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के जो रहने वाले लोगों का, उसी ही कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम होता है एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में एक कंट्री कितना सर्विस और गुड्स का फाइनल जो प्राइस है वो अर्न किया। ठीक है, फाइनल पे हमेशा बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल होता है एक स्टॉक है स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का। तो जैसे कि आप समझाए थे कि एक सिंपल सा आदमी को अगर आप नॉलेज दे देते हैं, उसको स्किल दे देते हैं, तो वो एक ह्यूमन कैपिटल की तरह वे ट्रीट किया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम लोग, किस तरह से ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे, तो किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन दीजिए, हेल्थ दीजिए, ठीक है, ट्रेनिंग दीजिए, इस तरह से अगर आप उसको देते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल की तरह से आगे बनेगा और उसको आप आगे चल करके उससे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीपल एज रिसोर्स। तो देखिए किसी भी कंट्री में चाहे किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, अगर लोग ही नहीं रहेंगे, अगर व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई आदमी नहीं रहेगा, तो वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होगा। तो पीपल जो आदमी से बड़ा कोई रिसोर्स नहीं है, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए वहाँ के लोगों का होना ज़रूरी है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आने वाले समय में आप लोगों को इस तरह के बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलते रहेगी।